हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक तमिल मूवी जय भीम के बारे में बताऊंगी, जिसकी IMDb रेटिंग 9.3 है। यह ट्राइबल कम्युनिटी की एक महिला की अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई की सच्ची कहानी है। इस फिल्म की कहानी घूमती है एक ऐसे वकील पर जो इस औरत को न्याय दिलाने के लिए करप्टेड पुलिस से लड़ता है। फिल्म 1995 में तमिलनाडु की जेल के बाहर शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ कैदियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। उनके परिवार उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर कैदियों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग लाइनों में पुलिस द्वारा अलग किया जाता है। हाई कास्ट के कैदियों को उनके परिवारों और लोअर कास्ट वालों को वापस जेल भेज दिया जाता है और पुलिसकर्मी द्वारा उन पर कई फर्जी आरोप लगाए जाते हैं ताकि उसकी प्रमोशन हो सके, जो उसे तभी मिलेगी जब वो अपने सभी पेंडिंग केसेस कंप्लीट कर देगा। यह देखते हुए उनके परिवार वाले उनकी रिहाई के लिए पुलिसकर्मी के सामने भीख मांगते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है मूवी के प्रोटैगनिस्ट चंद्रू पर, एक वकील जो ट्राइबल यानी आदिवासी कम्युनिटी के केसेस को उठाता है जिनके साथ अन्याय हुआ है। चंद्रू पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हड़ताल पर दिखाई देता है। बाकी वकीलों का दावा है कि पुलिस अपने मन मुताबिक काम कर रही है, कोई भी नियम या लॉ को नहीं मान रही। कानून और झूठे सबूतों और वारंट के बिना निर्दोषों को फंसाते और गिरफ्तार करते हैं। तभी उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है जो उसकी मदद के लिए उसके पास आए थे। वो तुरंत स्ट्राइक से बाहर होकर उनके केस पर काम करने के लिए आता है। उनका केस ऐसा है कि उनके बेटे को जेल से रिहा होने के बाद पुलिसकर्मी द्वारा फर्जी केसेस में फंसाया गया है। चंद्रू ने मौजूदा जजेस को बताया कि यह देश में पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि हर पुलिसकर्मी बार बार ऐसी चीजें करते हैं जहां वे अपनी प्रमोशन में तेजी लाने के लिए गरीब बेगुनाह लोगों पर फर्जी आरोप लगाते हैं। अपराधी की चार्जशीट पर बात करते हुए चंद्रू कहता है कि यह स्पष्ट रूप से कहता है कि अपराधी को शाम 4 बजे जेल से रिहा किया गया था, लेकिन पुलिसकर्मी ने दावा किया कि वो जेल से रिहा होने से पहले ही दोपहर 2 बजे चोरी में शामिल था। जेल से छूटने से पहले ही वो चोरी में शामिल कैसे हो सकता था? ये तो नामुमकिन है। केस का फैसला चंद्रू के फेवर में होता है। पहले दिखाए गए 12 कैदियों को झूठी सजा से रिहाई देते हैं और वापस भेज दिया जाता है। सभी चंद्रू को धन्यवाद देते हैं। चंद्रू का कैरेक्टर एक साहसी व्यक्ति का है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को बनाए रखने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। सच्चाई का पता लगाने और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में मदद करना उसके लाइफ का प्राइम गोल है। पुलिसकर्मियों द्वारा केसेस में लापरवाही से निपटने के खिलाफ अपने कलीग्स के साथ स्ट्राइक पर चंद्रू 2 औरतों को देखा। चंद्रू को पता चलता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। उनके केस में पीड़ित सेंगिनी अपनी बेटी की टीचर के साथ उनके पास आई थी और उनसे अपना केस लड़ने का अनुरोध करती है। सेंगिनी अपनी दुर्दशा के बारे में बताना शुरू करती है और फिल्म उसकी कहानी के साथ फ्लैशबैक में चली जाती है। सेंगिनी और उसका पति राजा कुन्नू आदिवासियों के एक ग्रुप से संबंधित हैं, जो रैट इन्फेस्टेशन और जहरीले सांपों को पकड़ने और उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए हायर कास्ट के लोगों के खेतों में काम किया करते। अमीर किसान, व्यापारी और गांव के मुखिया उनके साथ कभी इज्जत से बात नहीं करते और उनकी नीची जाति के कारण उन्हें नीचा दिखाते। एक दिन एक जहरीला सांप गांव के मुखिया के घर पर उसकी पत्नी को दिखता है जब वो अपने सोने के गहने पहन रही थी। राजा कुन्नू को सांप को पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। उसे पता चलता है कि मुखिया की पत्नी की सोने की सुनवाई फर्श पर पड़ी है। वो उसे वापस कर देता है और सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ देता है। क्योंकि राजा कुन्नू के लिए खेतों में काम करना पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो अगले दिन अपने परिवार के लिए कुछ ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद से पास के एक गांव में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने का फैसला करता है। इसी दौरान चोरी का एक केस दर्ज किया जाता है जब मुखिया की पत्नी ने अपनी कोठरी से गहने गायब होने की बात बताई और राजा कुन्नू पर शक जताया। पुलिस ने सबूत खोजने के लिए राजा कुन्नू के घर पर दावा बोला। इसी के दौरान राजा कुन्नू काम के लिए पहले ही गांव छोड़ दिया था। पुलिस ने बेरहमी से पीटा और अवैध रूप से गर्भवती सेंगिनी को हिरासत में लिया और यहाँ तक गरीब परिवार के पैसे भी चुरा लिए। पुलिस वालों को राजा कुन्नू नहीं मिला तो उन्होंने उसके भाई इरुतप्पन और उसके साले मूसा कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया और क्राइम कन्फेस करने के लिए उन्हें टॉर्चर करने लगे। अगले सीन में दिखाया गया है कि राजा कुन्नू अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदकर अपने घर लौट रहा होता है। तभी उसे कुछ अनजान लोगों द्वारा मारा जाता है, जो पुलिस को भी सूचित करते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और बेरहमी से उसे लाठियों से पीटना शुरू करती है। उसके कपड़े फट गए थे और राजा कुन्नू घायल भी हो गया था, लेकिन पुलिस उसे मारती रही। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। राजा कुन्नू को बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। खून बह रहा है और हड्डियों को तोड़ दिया गया था।
उसकी पत्नी पुलिसकर्मियों से उसे जाने देने की भीख मांगती है क्योंकि वो निर्दोष है, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं रुकते। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि राजा कुन्नू, एरुतप्पन और मूसाकुट्टी स्टेशन से भाग गए। कंफ्यूज्ड और निराश सेंगेनी को अपने पति को खोजने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से मदद मिलती है। वो उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कई बार थाने भी जाती है। सेंगेनी अपने पति का समर्थन पाने और खोजने के लिए कई उच्च अधिकारियों के पास जाती है, लेकिन दुख की बात है कि हर कोई इस गरीब महिला की मदद करने से इनकार कर देता है और उसे दुख में छोड़ देता है। सेंगेनी ने चंद्रू को पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई सभी घटिया गतिविधियों के बारे में समझाया। सीन प्रेजेंट टाइम में वापस आता है, जब चंद्रू इस कहानी को सुनाती हुई सेंगेनी को सुन रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था। वो केस पर काम करना शुरू कर देता है। वो पुलिस की जांच रिपोर्ट पर पहला शक उठाता है, जिसमें कहा गया था कि मुखिया के घर पर एक चोरी हुई थी, जिसके बाद राजा कुन्नू, एरुतप्पन और मूसाकुट्टी को गिरफ्तार कर थाने में हिरासत में लिया गया था, लेकिन बीच रात में ही फरार हो गए थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वे पहले इलाज कराने के लिए पास के एक क्लिनिक में गए और बाद में दवा लेने के लिए फार्मेसी गए। अंत में वे एक सोनार को गहने बेचकर पैसे लेकर भाग गए। पुलिस ने 3 आई विटनेसेस होने का भी दावा किया है, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें फरार देखा था, जो क्लिनिक में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और सोनार है। कोर्ट का आदेश था कि 3 दिन के अंदर सभी सस्पेक्ट्स और विटनेसेस को कोर्ट में पेश होना होगा। तब चंद्रू केस के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू करता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट, जो क्लिनिक जहां राजा कुन्नू और अन्य लोग गए, जैसा कि पुलिस ने दावा किया था, गांव के ईस्टर्न साइड में स्थित था और फार्मेसी उसके वेस्टर्न साइड में स्थित थी। पुलिस थाना दोनों के ठीक बीच में था। इसलिए अगर कोई कैदी ईस्ट की ओर भाग जाता है तो वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने की हिम्मत क्यों करेगा? यह भली भांति जानते हुए कि बीच में उसे पुलिस थाना पार करना होगा, क्या वो रंगे हाथ पकड़े जाने से नहीं डरता? जैसा कि केस चंद्रू के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ऑपोजिशन वाले केस बंद करने की धमकी देने की कोशिश करते हैं। केस वापस नहीं लेने पर गांव की मुखिया सेंगनी को घर जलाने की धमकी भी देती है। अगले दिन पुलिस अधिकारी सेंगेनी को धमकाते हैं और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं, लेकिन सेंगेनी इनकार करती है और जोर देकर कहती है कि वो चंद्रू से बात किए बिना उनके साथ नहीं चलेगी। अगले दिन कोर्ट में ऑपोजिशन ने एरुटापन के मालिक को बुलाया, जो अदालत को बताता है कि उन तीनों ने उसे गहने चोरी करने के बाद फोन किया था और उसे बताया कि वे पुलिस से भाग रहे थे, लेकिन कुछ दिनों में गांव लौट आएंगे। चंद्रू सेंगेनी और टीचर पर उसे पहले सूचित न करने के लिए गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ा सकता था। टीचर उसे समझाती है कि वे तीनों अनपढ़ थे और सिंपल बेसिक कैलकुलेशन तक नहीं जानते थे, ऐसे में वो उसके मालिक का नंबर कैसे डायल कर सकते हैं। चंद्रू मामले में और गहराई में जाने का फैसला करता है और जांच के लिए उसी पीसीओ बूथ पर जाता है। पीसीओ मालिक को अगले दिन पूछताछ के लिए अदालत में बुलाया जाता है, जहां उसने स्वीकार किया कि वास्तव में 3 लोग उसके पीसीओ के पास फोन करने आए थे। नंबर की जांच करने पर पता चला कि डायल किया गया नंबर राइस मिल के मालिक का था, एरुतप्पन जहां पर काम करता था। हालांकि सच्चाई सामने आती है जब यह पता चलता है कि राजा कुन्नू उन तीनों का हिस्सा नहीं था जो कॉल करने के लिए बूथ पर आए थे। तीसरा सदस्य एक पुलिस अधिकारी था। पुलिसकर्मी ने स्वीकार किया कि वो वास्तव में वही था, न कि उस दिन राजा कुन्नू। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स द्वारा उस पर मुखिया के घर पर हुई चोरी के अपराधी को पकड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था, इसलिए उसने राजा कुन्नू और अन्य को केस करने के लिए फंसाया। वो यह भी उल्लेख करता है कि राजा कुन्नू अकेले भाग गया था और फिलहाल वो कहाँ है उसे पता नहीं। वो उन तीनों को झूठे केस में फंसाने के लिए माफी मांगता है। चंद्रू उस पर भड़क जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि उसकी माफी एक असहाय गर्भवती महिला के दर्द को कम नहीं कर सकती। वो आगे जज से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का अनुरोध करता है ताकि गहराई से जांच की जा सके कि असली अपराधी कौन है। जज मान जाते हैं और आईजी पेरुमल स्वामी को नियुक्त करते हैं, वही पुलिस अधिकारी जिसके खिलाफ चंद्रू कई हड़ताल पर गया था। पहले चंद्रू ने उन्हें केस की जानकारी दी और यह भी कहा गया है कि आगे की जांच पड़ताल करने पर उसे एक और गांव की बॉर्डर के पास राजा कुन्नू की लाश मिली है। अब सवाल यह था कि क्या मौत वाकई एक एक्सीडेंट था या मर्डर। चंद्रू उस पैथोलॉजिस्ट से सलाह लेता है जिसने राजा कुन्नू का पोस्टमार्टम किया था। पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि मौत का कारण रिब केज टूटना था। पहले उसका मर्डर किया और फिर बॉर्डर पर फेंका गया।
कोर्ट में अगले दिन चंद्रू को तमिलनाडु के सबसे बड़े वकीलों में से एक का सामना करना पड़ता है, जिसने अपने लाइफ में कभी भी एक केस भी नहीं हारने का रिकॉर्ड बनाया था, एडवोकेट राम मोहन। चंद्रू अपने शानदार आर्ग्यूमेंट से सबको आश्चर्यचकित कर देता है। वो जज से कहता है कि पुलिसकर्मियों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया। केस की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे चंद्रू को केस के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती है। बाद में उसने मूसाकोटी और इरुतप्पन को एक अन्य पुलिस स्टेशन में पाया, जिस पर एक छोटे से झूठे केस का आरोप लगाया गया था। चंद्रू ने खुलासा किया कि इसमें शामिल पुलिसकर्मी शुरू से ही असली दोषियों को जानते थे। उन्होंने चोरों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि बदले में उन्हें छोड़ दिया जाए और लूट को पुलिस वालों के साथ बांट लिया। फिर जल्दी केस को बंद करने के लिए उन्होंने राजा कुन्नू, जो गांव का एक कमजोर और गरीब व्यक्ति है, उसे झूठा फंसाया। वे जानते थे कि राजा कुन्नू उनके खिलाफ कभी नहीं लड़ सकता। जब राजा कुन्नू ने अपने ऊपर दोष लेने से इनकार कर दिया तो उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। उसने पुलिस को बताया कि वो एक गरीब आदमी होने के बावजूद जो गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रहा है, वो इतना ईमानदार है कि उसने कभी एक पैसा नहीं चुराया। यह सुनकर ऑफिसर इतना गुस्सा हो गया कि उसने राजा कुन्नू के पेट में इतनी जोरदार लात मारी कि उसकी रिब केज टूट गई और उसकी छाती में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे जैसे सच सुनाया जा रहा था, राजा कुन्नू की दुर्दशा और पीड़ा को सुनकर पूरा कोर्ट रूम आंसू बहाता है। अंत में सेंगेनी को न्याय तब मिलता है जब जज दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं और मुआवजे के रूप में कुछ जमीन के साथ गांव में सेंगेनी को 2 BHK का घर देती है।